हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, जब हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। इससे पहले हमने ये तो पढ़ लिया है कि अर्थशास्त्र होता क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र को जब दो भागों में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया, किसने बांटा था? रैगनर फ्रिश ने, एक व्यष्टि और एक समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र एक बुक है और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही आपको पढ़ना है। तो हमें ये समझना होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आखिर है क्या, विशेषताएं क्या क्या है, प्रकृति कौन कौन सी है, इसकी विषय वस्तु कौन कौन सी है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। और ये सेशन 2024-25 जिन स्टूडेंट अब तक जुड़े नहीं हैं उनसे बोलिए कि क्लास के साथ जुड़ जाए, क्योंकि आपके लिए डेली सुबह 11 बजे आपको एक टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए 2025 का, तब तक, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में और व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में। जहां पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र आखिर होता क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगर मतलब बात करें हिंदी में, इसको अगर डिवाइड करते हैं दो शब्द है इसमें, एक होता है व्यष्टि और एक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र का मतलब होता है सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है जब हम सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित क्रियाएं करते हैं, उसका जो अध्ययन होता है ना, वो है अर्थशास्त्र। जबकि व्यष्टि का मतलब होता है, व्यष्टि का मतलब क्या होता है? छोटा। व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। छोटा यूं कहें कि व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्याएं जो व्यक्तिगत रूप से पाई जाती है, जो व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन करते हैं, जो सूक्ष्म, इसको दूसरा होता है सूक्ष्म और इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में इसको डिवाइड करने जाए, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेना जरूरी है कि कई बार इसके बारे में पढ़ा है। इंग्लिश में वर्ड है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो वर्ड जो आया हुआ है वो आया है माइक्रोस से, माइक्रोस से। और माइक्रोस वर्ड जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है। आपसे पूछा जा सकता है माइक्रोस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जहां पर माइक्रोस का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, और इकोनॉमिक्स का मतलब जानते हो, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये होता है। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो है स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी। सेम वही आपको मैंने हिंदी में बता दिया कि जब अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं के अध्ययन को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत समस्या कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का, एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, एक उत्पादक व्यवहार कैसे करता है, किसी एक पार्टिकुलर वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, एक बाजार की जो है व्यवस्था किस प्रकार से होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, अल्पाधिकार क्या है। जब हम व्यक्तिगत रूप से केवल एक ही चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां अध्ययन करते हैं वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, एक सटीक अर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत और सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करती हैं। जैसे एक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करता है, जैसे एक उत्पादक के बारे में अध्ययन करता है, एक फर्म के बारे में अध्ययन करता है, एक बाजार के बारे में अध्ययन करता है, किसी एक वस्तु विशेष की कीमत का अध्ययन करता है, कीमत निर्धारण किस प्रकार से होती है इस बात का अध्ययन करता है। मतलब साफ है कि अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम समस्याओं का, व्यक्तिगत समस्याओं का, व्यक्तिगत चरों का अध्ययन यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, के अंतर्गत करते हैं। बोल्डिंग, प्रोफेसर बोल्डिंग ने
व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में एक्सप्लेन किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि, तो उसी में से एक शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों और उनके व्यवहार, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, मतलब सूक्ष्म समस्याओं का, सूक्ष्मतम चरों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में ये कहा गया है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। जब हमने सब कुछ पढ़ लिया, बेसिकली जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं, उन परिभाषा और अर्थों से ही बनके उनकी विशेषताएं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की खास बातें क्या है। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन का मतलब होता है, जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ पर किसी पार्टिकुलर किसी एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है। इसके अंतर्गत एक पार्टिकुलर उत्पादक का अध्ययन किया जाता है कि एक उत्पादक किसी वस्तु को विक्रय करता है, वो किस प्रकार से करता है, उसके पीछे की उसकी नीति क्या होती है, इस बात को अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम चरों का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसी एक वस्तु, किसी एक बाजार के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसके अंतर्गत एक बार में केवल एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, किस किस आधार के पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र। जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है मांग का सिद्धांत। पूरी इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट है मांग, डिमांड। डिमांड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई है। डिमांड अगर नहीं है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक नहीं होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना डिमांड के आप कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान कहाँ खोलेंगे? क्या ऐसा सुनसान जगह पर खोल देंगे? नहीं, आप देखेंगे एक ऐसी जगह पर दुकान खुले जहाँ पर आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, मार्केट का होना जरूरी है, डिमांड का होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम मांग फलन, मांग की लोच, उपभोक्ता संतुलन आदि का अध्ययन करते हैं कि मांग से संबंधित सभी तत्वों के बारे में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। उत्पादन का सिद्धांत दूसरे पॉइंट पे आता है, उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन से संबंधित सभी चीज़ों का, जैसे उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादक संतुलन क्या होता है, लाभ क्या होता है, आगम क्या होता है, इन सब बातों के बारे में सटीकता और गहनता के साथ हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, क्योंकि उपभोग और उत्पादन ये दो ऐसी बिंदु है जिसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। कीमत का निर्धारण, किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अंतर्गत हमें ये समझ में आता है कि बाजार में किसी वस्तु, जैसे आपने देखा होगा एक साबुन की टिकिया है जिसकी कीमत है 10 रुपये, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसकी कीमत 10 रुपये ही क्यों है, कम क्यों नहीं है, ज़्यादा क्यों नहीं है। तो जब हम किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, कीमत को तय करते हैं, तो किस आधार पर कीमत का निर्धारण होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही बताया जाता है कि किन चीज़ों पर कीमत निर्धारण होती है, किस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जाता है। साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, केवल वस्तु की कीमत का निर्धारण नहीं, वस्तु के उत्पादन के लिए कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता है, जिसको बोलते हैं उत्पादक के साधन, जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, ठीक है ना, श्रम हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, साहसी हो गया, संगठन हो गया, इन सब साधनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना उत्पादन के साधनों के प्राप्त किए आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो जो उत्पादन के जो साधन हैं, उन साधनों के बदले में भुगतान भी तो आपको करना पड़ेगा भाई। ऐसा तो नहीं है भूमि आप फ्री में यूज़ कर लेंगे, भाई आपका भी हुआ था, उसकी एक कीमत होती है, तो कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस साधनों की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मतलब भूमि के बदले में आप कितना किराया देंगे, लेबर को आप कितना जो है उसको दिहाड़ी मजदूरी देंगे, वेतन कितना देंगे, आपने कहीं से पूंजी लेके आए तो पूंजी के बदले में आप ब्याज कितना देंगे, आप लाभ को किस प्रकार से बांटेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या प्रयोग। आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम कहाँ कहाँ मेन चीज़ें पढ़ते हैं, किस चीज़ के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। सबसे पहले अगर आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए,
आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप उपभोक्ता की मांग को पढ़ेंगे तभी जाके उन मांगों का योग करेंगे, तभी जाके वो एग्रीगेट डिमांड बनेगा। एक व्यक्ति की मांग उसी प्रकार के सभी व्यक्तियों की मांग को जोड़ेंगे तब वो सामूहिक मांग में कन्वर्ट होगा। मतलब साफ है, अगर आपको संपूर्ण का अध्ययन करना है तो व्यक्तिगत का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बड़ी चीज़ें बनती हैं। आप डायरेक्टली बड़ी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। अगर हमें उपभोक्ता के बारे में उनकी संबंधित नीति बनानी है, सरकार को अगर उत्पादक के संबंधित नीति बनानी है, सरकार को टैक्स से संबंधित नीति बनानी है, तो व्यक्तिगत रूप से उन सभी की समस्याओं के बारे में जानना जरूरी है। आर्थिक नीति के निर्णय में सहायक जो भी आर्थिक नीति बनाई जाती है कि भाई अर्थव्यवस्था में महंगाई या फिर मंदी की स्थिति को कंट्रोल करना है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि महंगाई और मंदी आया कहाँ से, इससे किस प्रकार से एक व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता या उत्पादक जो है प्रभावित होता है, एक घरेलू क्षेत्र किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो इन सब चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से समझना जरूरी है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यवहारिक है क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, आपसे हमसे, हमारी अध्ययन करता है, आपका अध्ययन करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझा और पढ़ा जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के ज्ञान, क्योंकि पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार पर जुड़ा हुआ, बाजार के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है, बाजार के आधार पर समस्त आर्थिक क्रियाएं की जाती है। तो यहाँ पर बाजार जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, और इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ सकते हैं। पूंजीवादी क्या, कोई भी अर्थव्यवस्था की बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही समझा या पढ़ा जाता है। राजस्व का उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, कर का हम किसी से कर लेते हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक उपभोक्ता कर देने के बाद उस पर क्या असर पड़ता है, एक उत्पादक पर कर का क्या असर पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंध संबंधी निर्णयों के लिए भी व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही ज़्यादा सहायकता प्रदान करती हैं, क्योंकि इंडिविजुअली लेवल पर हमें जानकारी उपलब्ध कराती है यहाँ से। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विश्लेषण की सीमाएँ। ऐसा नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, नहीं। हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, अपनी एक सीमाएं होती हैं, अपना एक दायरा होता है। उस दायरे के बाद हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी पूरी नहीं मिलती है। हर एक सिक्के की दो पहलू होती हैं, अगर आपसे कुछ महत्वपूर्ण महत्व उसको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी सीमाएँ भी बन जाती है। तो उसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएँ हैं। ये अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत केवल और केवल व्यक्तिगत चरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो सामूहिक चर होता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करते हैं तो यहीं पर वो जो है राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर उत्पादक की बात करते हैं, कीमत निर्धारण की बात करते हैं, तो सामान्य कीमत स्तर की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अवास्तविक होता है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों ने कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त होता है। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, बचत करना सही है, लेकिन सही है, बचत करना सही है, लेकिन अगर एक ही समय पे पूरे देश के हर एक व्यक्ति बचत करने लग जाए तो निवेश कैसे होगा, उपभोग नहीं होगा तो उत्पादन कैसे होगा। तो एक दृष्टि से बचत करना सही है, लेकिन सामूहिक रूप से बचत करना सही नहीं है। यह मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित होता है, जबकि हम सबको पता है देश के विकास के लिए सरकार का बीच में हस्तक्षेप करना अनिवार्य है। बिना सरकार के देश की राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को चलाना मुश्किल है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मान के चलता है यहाँ पर सरकार का विशेष रूप से कोई उत्पादन प्रकार में रोल नहीं होता है। निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सही नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से जो चीज़ सही हो सकता है, जरूरी नहीं है संपूर्ण आर्थिक स्तर पर वो चीज़ बिल्कुल सही हो। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये था आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। कैसा लगा आपको? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। अगर किसी भी तरह का आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, तो द इकोनॉमिक्स गुरु
आपके लिए हमेशा हाजिर है, आपके हर एक डाउट को पूरा करने तक, जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाएगा 2025, और उसके बाद भी आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा द इकोनॉमिक्स ग्रुप। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। शेयर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पर्सनली मुझसे कोई डाउट करना पूछना है तो 7830010683 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।